सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका 2024 में जो आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका क्वेश्चन पेपर है UG का सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जूलॉजी का। ठीक, और सेशन आपका यहाँ पे 23 से 27 वाला सेशन है, जो प्रीवियस ईयर यानी कि 24 में जो आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसका ये आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर MJC का क्वेश्चन पेपर है जूलॉजी का। ठीक है, UG सेकेंड सेमेस्टर का। और ये पेपर आपका डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट वाला जो पेपर है उसका है क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिए पहले आप ये क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर का जो PYQ में जो आपका MCQ यानी कि जो पार्ट A है, ये हम आपके चैनल पर ला चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें इसको हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, सो आज हम लोग इसके आगे का यानी कि पार्ट B सॉल्व करवाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट C को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सो आप टारगेट मिशन चैनल पर जाकर आपके चैनल टारगेट मिशन से वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, और ये भी जो जितने भी पेपर्स के पार्ट्स मैं सॉल्व करवा रही हूँ ये सभी आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये पार्ट A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप पार्ट C को देख लीजिए, पार्ट B को देख लीजिए कि पार्ट B में आपका क्या है। यहाँ पर जो आपका यहाँ से शुरू होता है पार्ट B, इसमें आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि आपको आंसर यानी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक, 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे, और 4 प्रश्न जो हैं वो 5 मार्क्स के होंगे। हर एक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और टोटल आपके मार्क्स 20 मार्क्स का ये वाला पोर्शन रहता है B पार्ट। ठीक, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप या लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छी तरह से आते हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करवाएंगे ये सभी क्वेश्चंस आपको। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है या इन सभी के ऊपर आंसर करना है। आर्कियोप्टेरिस के बारे में, एंडोस्टाइल के बारे में बताना है, एम्पिला ऑफ लॉरेंजिनी, नियोटेनियन एम्फीबिया। ठीक है, और एमोसीट लार्वा हो गया, और इसके बाद ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, इन सभी के बारे में आपको इस सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका B सेक्शन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, और हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, आपका 24 का क्वेश्चन पेपर है, और हम इसे आज सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसका पार्ट B सॉल्व करवाएंगे आज हम। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्योंकि अब जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, या जो हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं उन सॉल्यूशन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट B। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट B है, जो कि यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है। पार्ट B में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा प्रश्न था आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस के बारे में हमें जानना था। तो आर्कियोप्टेरिस क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में, या सरीसृप, सर्प और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिस को। और ये जो है इसका जुरासिक पीरियड जो होता है, या जुरासिक काल जो होता है, वो 150 मिलियन वर्ष पहले भारत में रहता था। ठीक है, मतलब इट लिव्ड इन जुरासिक पीरियड 150 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, इसका ये काल है। और इसमें क्या होता है, इट हैड फेदर्स एंड विंग्स लाइक बर्ड्स। जो आर्कियोप्टेरिस है, इसमें जो भी पाए जाते होंगे ऑर्गेनिजम्स, या जो भी इसमें एनिमल्स पाए जाते होंगे, उनके पंख और क्या थे, पक्षियों जैसे विंग्स थे और पंख थे। ठीक है,
फेदर्स थे और विंग्स थे, किसके जैसे, बर्ड्स के जैसे। लेकिन साथ में ही इनके सरीसृपों के जैसे दांत थे और पंजे वाली उंगलियां और लंबी पूंछ भी पाई जाती थी। यानी इनमें दोनों के फीचर पाए जा रहे हैं, यानी कि रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के भी फीचर हैं और बर्ड्स के भी फीचर हैं। तो ये दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो एंडोस्टाइल क्या होता है, ये एक सिलिएटेड ग्रूव होता है, या कह सकते हैं फेरिंग्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स लाइक एम्फिऑक्सिस। देखिए एंडोस्टाइल जो होता है, सिलिएटेड ग्रूव्स इन द फेरिंग्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट लाइक एम्फिऑक्सिस, यानी कि सीलिया युक्त नलिका होती है एक तरीके से। सीलिया मतलब जिसमें इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना किसी की बॉडी सरफेस पे, ठीक, हमने पढ़ा था पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, उसी टाइप से सीलिया। तो सीलिया युक्त नली होती है एंडोस्टाइल, ऐसे नली होती है, ठीक है, सीलिया युक्त नली। और ये कहाँ पाई जाती है, ग्रसनी में, यानी कि फेरिंग्स में पाई जाती है, किसके, एम्फिऑक्सिस के ग्रसनी में पाई जाती है। ठीक, और एम्फिऑक्सिस किस में है, प्रोटोकॉर्डेट। एम्फिऑक्सिस एक प्रोटोकॉर्डेट है, इसकी ग्रसनी की नली जो होती है सीलिया युक्त होती है, जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या है इसके बारे में कि ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। जो एंडोस्टाइल होता है वो क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, भोजन के कणों को पकड़ने के लिए, या ट्रैप फूड पार्टिकल ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग। ठीक है, भोजन के कणों को चिपकाने में हेल्प करता है जब हम उसको फीड करते हैं। ठीक है, और इट बिलीव टू बी होमोलोगस टू द थायराइड ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। और ये किसके जैसी होती है, इसे जो वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड होती है उसके जैसा ही या उसके समरूप ही माना जाता है एंडोस्टाइल को। मतलब इसका जो फंक्शन होता है कुछ कुछ उसके जैसा होता है, थायराइड ग्लैंड के जैसा, इसीलिए उसको उसके समरूप माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंडोस्टाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ठीक है, लॉरेंजिनी, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट बताना है। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या होता है, एक इलेक्ट्रो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन होता है इलेक्ट्रो रिसेप्टिव ऑर्गन या विद्युत संवेदनशील अंग होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेज लाइक शार्क एंड रेज। फिशेज में पाया जाता है और कार्टिलेजिनस फिशेज में जैसे कि शार्क और रे। ठीक, इन मछलियों में पाया जाता है लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। और क्या काम होता है, दीज हेल्प इन डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय प्रे एंड यूजफुल इन नेविगेशन एंड हंटिंग इन डार्क वाटर्स। यानी कि ये शिकारी जो होता है उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसका पता लगाने में सहायक होता है। ठीक, ये ऑर्गन, और इसके अलावा अंधेरे पानी में दिशा और शिकार खोजने में भी मदद करता है। यानी अंधेरे पानी में रास्ता किधर है, डायरेक्शन किधर जाना है, या उसका जो भी शिकार होगा उसको खोजने के लिए, किसका शिकार, जो फिशेज हैं कार्टिलेजिनस फिशेज यानी कि शार्क वगैरह, इन लोगों को शिकार खोजने में मदद करता है ये ऑर्गन। ठीक है, तो ये है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है नियोटेनी इन एम्फीबिया, उभयचर में नियोटेनी। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है नियोटेनी इन एम्फीबिया। तो नियोटेनी इज़ द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर इन द एडल्ट स्टेज। यानी कि नियोटेनी वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, नियोटेनी में क्या होता है, ये वो अवस्था है जिसमें कि किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो वयस्क अवस्था में भी बनी रहती हैं। यानी जब हम बच्चे होते हैं फिर बच्चे से बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे बच्चे वाले फीचर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन नियोटेनी में क्या होता है कि बड़े होने के बाद भी उसमें बच्चों वाले फीचर बने रहते हैं, तो ये होता है नियोटेनी। ठीक है, ये कुछ एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि एक्सोटल लार्वा जो होता है उसमें क्या होता है, बिकम सेक्शुअली मैच्योर विदाउट अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्वा जो होता है बिना किसी मेटामॉर्फोसिस के ही यौन रूप में परिपक्व हो जाता है, यानी वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बिना मेटामॉर्फोसिस के। ठीक है, और ये जो नियोटेनी वाला फीचर है इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए।
किसी लार्वा के लिए, ठीक है। तो नियोटेनी में यही होता है कि वयस्क बनने के बाद भी उसमें क्या होता है, किशोर अवस्था की विशेषताएं बनी रहती हैं, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एमोसीट लार्वा। तो एमोसीट लार्वा क्या होता है? एमोसीट इज द लार्वल स्टेज ऑफ लैम्प्रेज। लैम्प्रेज आपको पता है, लैम्प्रे क्या होता है? जॉलेस वर्टिब्रेट होता है जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो है रिजेंबल करता है या समानता दिखाता है किससे? एम्फिऑक्सिस से। एम्फिऑक्सिस के स्ट्रक्चर से समानता दिखाता है। स्ट्रक्चर एंड शो कॉर्डेट फीचर भी शो करता है, जैसे कि नोटोकॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इस लार्वा में, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक। ये सभी फीचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इट यूज्ड टू स्टडी वर्टिब्रेट इवोल्यूशन, और ये कशेरुकी विकास के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है एमोसीट लार्वा, ठीक है। इस लार्वा को हम पढ़ के या इसका अध्ययन करके हम कशेरुकी विकास को समझ सकते हैं या वर्टिब्रेट इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एमोसीट लार्वा, ठीक। और ये लैम्प्रे की लार्वल स्टेज है, ठीक है। लैम्प्रे जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ऐसा माना जाता है कि कॉर्डेट की उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से हुई थी, ठीक है, या कॉमन एंसेस्टर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि क्या करता है, इकाइनोडर्मेट से जुड़ा हुआ था, ठीक है, या जो शेयर्ड विद इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ था, इससे इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और ये सबसे ही एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक, या स्वीकार्य सिद्धांत है या एक्सेप्टेड थ्योरी है इकाइनोडर्म्स सिद्धांत या इकाइनोडर्म थ्योरी। इसमें क्या बताता है, ये सजेस्ट करता है कि कॉर्डेट की जो उत्पत्ति हुई है या इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? डाई प्लूरेलो क्या है, डाई प्लूरुला जैसे लार्वा से हुई थी। ये मानती है ये थ्योरी कि कॉर्डेट की उत्पत्ति डाई प्लूरुला लाइक लार्वा से हुई है, क्योंकि उसमें क्या है, उनके भ्रूणीय विकास और इसके भ्रूणीय विकास और कोइलोम की संरचना में क्या होता है, सीलोम, कोइलोम नहीं सीलोम, सीलोम की संरचना में इसकी समानता पाई जाती है। इसके भ्रूणीय विकास और सीलोम की संरचना में समानता पाई जाती है, ये मानती है ये थ्योरी, ठीक है। इकाइनोडर्म का सिद्धांत जो है ये मानता है, और ये भी कहता है कि डाइप्लूरल लार्वा से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? इकाइनोडर्म्स की, ठीक। तो ये है हमारी कॉर्डेट का इवोल्यूशन, किस तरीके से कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस सॉल्यूशन का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं हमारे, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल टारगेट मिशन के साथ। एंड कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़, है ना। और सो फीडबैक दीजिएगा आज के वीडियो का कि कैसा लगा आज का लेक्चर आपको, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।